लखनऊ से खबर आ रही है। यूपी भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक आज है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर रहेंगे मौजूद। एमएलसी की एक सीट को लेकर होगी चर्चा, चिंतन मंथन होगा। एमएलसी की एक सीट जो है रिक्त हो चुकी है, जिसको लेकर चिंतन मंथन होगा। कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। तो बड़ी खबर है, आज संगठन और सरकार में तालमेल भी बैठाया जाएगा और साथ में जो एक सीट रिक्त हुई है एमएलसी की विधान परिषद की, उस पर चिंतन मंथन होगा। तमाम बीजेपी के सियासी दिग्गज इस बैठक में जुटेंगे। लखनऊ में ये बैठक होनी है। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे यूपी हेड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोर कमेटी की बैठक होगी, जो विधान परिषद की एक सीट रिक्त हुई है, उस पर चर्चा होगी। क्या संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे, सीएम योगी भी बैठक में रहेंगे। रोहित, जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई है, फिलहाल आज की जो बैठक है ये सिर्फ और सिर्फ एमएलसी चुनाव को लेके है। एमएलसी चुनाव में किस प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि देखिए संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है एमएलसी चुनाव में। भले डेलीगेशन इसको वोट करता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो संगठन की होती है। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी को काफी रणनीतिकार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी जो है उनकी चलती है, ऐसा माना जाता है। और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है तो एमएलसी का जो चुनाव है, एमएलसी के प्रत्याशी का जो नाम है, वो बिना उनके सहमति के हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री संगठन का और पार्टी का चेहरा नहीं होता है। मुख्यमंत्री शासन स्तर पे एक बड़ा चेहरा होता है, और भले वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो फैसले होंगे उन फैसलों में जो सहमति बनेगी वो प्रदेश अध्यक्ष की बनेगी। और इसकी यही कारण है कि सबकी मीटिंग को जो है, इन सभी लोगों को मीटिंग में बुलाया गया है। कुछ देर में मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद फिर उस पे जो सहमति है वो बनेगी। एमएलसी का जो दावेदार है वो किस व्यक्ति को ये टिकट दिया जाए, ताकि वो आसानी से एमएलसी का जो खाली स्थान है वो भर सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास सदन में एमएलसी चुनने के लिए जो विधायक हैं वो परिपूर्ण है, पूरी तरह से वो अपने एमएलसी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अवध क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में कमजोर हुई है, उसको लेकर अब जो है ये बैठकों का दौर जारी है। और इसी क्रम में आज ये बैठक बुलाया गया रोहित जी, जिसमें ये एमएलसी प्रत्याशी के नाम से मुहर लगनी बाकी है। क्योंकि ये पूरा मामला राज्य का है तो इसमें मुख्यमंत्री का शामिल होना जरूरी है। क्योंकि मामला संगठन का है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का शामिल होना जरूरी है। दोनों डिप्टी सीएम, आपको पता ही है कि दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये कोर कमेटी की बैठक आज बुलाई गई है। प्रदीप जी, बैठक कहाँ, पार्टी मुख्यालय में होगी या फिर किसी अन्य जगह पे? वो पार्टी मुख्यालय में होगी। निश्चित रूप से वहाँ पर जो है सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर बाद सीएम पहुंचेंगे और पार्टी मुख्यालय पर इस बैठक को शुरू किया जाएगा। ठीक है प्रदीप आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। रामपुर में बेटी बचाओ के नारे के साथ जूते की माला पहनाकर बाजपुर के ओम प्रकाश वर्मा अपनी पत्नी मीरा वर्मा के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर बेटियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। दरअसल प्रकाश वर्मा बाजपुर की एक पेपर मिल में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि गरीब कमजोर वर्ग के लिए कल्याणवादी राजनीतिक व्यवस्था आज तक विकसित नहीं होने दी जा रही है, जिससे वर्तमान समय की ये राजनीतिक व्यवस्था भी सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था और सभ्य समाज के लिए कलंक टीका साबित हो रही है। परिवार चलाने के लिए संस्था का मूल उद्देश्य है हमारे देश में जो छोटी छोटी 2 साल 3 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं। इनसे हम दुखी होके और जब ये संस्था बनाई है और जो हमने जूते चप्पलों का हार पहना है
जो छोटी छोटी बेटियां मारी जा रही हैं, शासन प्रशासन चाह करके भी उन पर रोक नहीं लगा पा रहा। इनसे हम आहत होकर दुखी होकर ये जूतों की माला पहनी और कसम खाई है कि जब तक हमारे देश में ये कैपिटल क्राइम मर्डर 99% तक नहीं कम होते, जब तक मैं जूते की माला पहनकर अपनी आत्मा को जगाऊंगा और शासन प्रशासन समाज सबकी आत्मा को जगाता रहूँगा। क्राइम होने ही नहीं चाहिए। कितनी दुख की बात है, किसी भी बच्चे की हत्या होती है तो बड़ी कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, दिक्कत है। तो ये आपने बीड़ा उठाया है, तो कहाँ तक सफलता मिली है आपको? अब सफलता मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, उम्मीद है कि मिलेगी। कहाँ पहुँचेंगे अब? हाँ, यहाँ से कहाँ जाएंगे अब डीएम साहब से मिले? घर ही जाएंगे यहाँ से विज्ञापन करके। तो ये जो आपका जो है ये प्रक्रिया है, पूरा संगठन है, संगठन में सभी लोग यही काम कर रहे हैं या फिर आपने पहले बीड़ा उठाया इस चीज़ का? नहीं, हम बाहर अभी 2 जन निकलते हैं, बाकी सब हैं साथ। फहीम खान हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फहीम, ये ओम प्रकाश जी आखिर किस बात से आहत हैं जो अपनी पत्नी संग जूते की माला पहन के अब वो घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका जो ये कार्रवाई है या फिर उनका जो ये संकल्प है वो जारी रहेगा, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के बाजपुर के ये रहने वाले हैं दोनों पति पत्नी। ये दंपति अपने गले में जूतों की माला पहनने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय आए अभी, और आने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जिस तरह से हादसे हो रहे हैं देश में, उनको बचाने के लिए कानून लाया जाए, उनको बचाया जाए, उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न न हो, किसी तरह की जो है वो जिस तरह की वारदातों को इस टाइम देख सकते हैं हम कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात बहुत की जाती है, लेकिन वो सिर्फ स्लोगन तक, दीवारों पर लिखे हुए नारों तक सीमित होकर रह जाती है। ऐसे में इस दंपति ने जिस तरह से साहसिक कदम उठाते हुए जो जूतों की माला डाली है, वो इसलिए डाली है ताकि जो है वो इससे आकर्षित होकर अधिकारी और सरकार उनकी मांगों पर विचार करें, और जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं पर उत्पीड़न की कार्रवाइयां चल रही हैं, वो सब चीजें कम हो, खत्म हो। देश में उन्होंने जो मांग रखी है ये अपने आप में अनोखी और कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जिस तरह से बच्चियों के साथ आए दिन कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती रहती है, उससे उनको बचाने के लिए ये दोनों पति पत्नी निकले हैं। इन्होंने निस्वार्थ रूप से जिस तरह से इस आवाज को उठाया है, इनकी इस आवाज को समाज के लोगों ने, समाज के तबके ने भी सराहा है। जिलाधिकारी ने भी, जो जोगिंदर सिंह जो जिलाधिकारी रामपुर है, उन्होंने कहा है कि उनकी इस मांग को त्वरित जो है वो मुख्यमंत्री को भेजेंगे और अपनी तरफ से भी जो है वो प्रयास करेंगे कि जो अवेयरनेस है वो आया है रामपुर के अंदर, जो महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जिस तरह से भी समन्वय स्थापित करने के बाद जागरूकता लाई जा सकती हो, उस तरह से लाएं, और किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न और किसी तरह की भी कोई दिक्कत बच्चियों को और महिलाओं को ना हो, ऐसा प्रयास को रामपुर में भी करेंगे। जी ठीक है फहीम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। बाराबंकी जिले में सफदरगंज थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी विवाहिता बहन को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है। थाना सफदरगंज में मोहम्मद उस्मान नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने करीब 2-2.5 महीने से मायके में रह रही अपनी बहन, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, 2.5 वर्ष पूर्व लगभग शादी हुई थी, आज भोर में शक के आधार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए प्राप्त तहरीर किया गया है। अभियुक्त उस्मान को हिरासत में लेकर के आवश्यक पूछताछ किया जा रहा है। पूरी साक्ष्य संकलन करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फ़खरे आलम, आखिर में किस बात को लेकर इस 50 वर्षीय भाई ने अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया? क्यों मारा इसने? कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले में 50 वर्षीय मोहम्मद उस्मान ने अपने 30 वर्षीय बहन जो जमीला बानो थी, जो अभी 2 महीने पहले ही अपने ससुराल से मैके आई थी, उसको ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो सकी कि आखिर किस ने काटा है, मगर उसको कुल्हाड़ी से सुबह रात में काट दिया। जब उसकी मां ने तो वो खून से लथपथ थी और पुलिस ने कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। और आपको बता दें कि मोहम्मद उस्मान जो 50 वर्षीय है, ये खुद थाने पहुंचा और थाने जाके इसने खुद सूचित किया कि हम अपने बहन का कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी है। तो अभी ये जो स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर वजह क्या थी। जैसे ही स्पष्ट होगा हम आपको इस बारे में बताएंगे, मगर फिलहाल 50 वर्षीय मोहम्मद उस्मान ने अपनी 30 वर्षीय बहन जमीला बानो की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। अच्छा फ़खरे आलम, ये जानकारी मिल पा रही है कि ये मायके आई हुई थी, अपने भाई के घर आई हुई थी, तो क्या जो रूटीन तौर पर आती हैं महिलाएं उसी हिसाब से आई थी या फिर कोई ससुराल वालों से लड़ झगड़ के आई थी? जी, ये जो जहाँ तक अभी सूत्रों के साथ जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि ये रूटीन उसमें आई थी अपने घर पे। अब किस कारण से इसने भाई ने, क्योंकि भाई की भी उम्र 50 वर्ष भी 30 वर्ष है अभी, और 2 महीने पहले आई थी, रूटीन में आई थी, क्यों क्या शक के कारण, जहां तक पता लग रहा है सूत्रों का, कि शक के बिना पर उसने अपनी बहन की कुल्हाड़ी से हत्या की है। बहन की कोई संतान भी थी? जी नहीं, बहन की कोई संतान नहीं थी अभी, उसको क्योंकि शादी के जो है अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, इस वजह से अभी उसके कोई संतान नहीं थी। ठीक है फ़खरे आलम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बदायूं की खबर का रुख करेंगे। बदायूं के थाना कोतवाली पुलिस ने धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने की कोशिश की है, जिस पर पीड़िता ने पुलिस को व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में शामिल आरोपी का पिता अभी भी फरार चल रहा है। रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है, आखिर क्या है पूरा प्रकरण? लड़की इस व्यक्ति के चंगुल में कैसे फंसी और कैसे इसने अपने आप को बचाते हुए पुलिस से शिकायत की? तो संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने संवाददाता रिंकू भारद्वाज से। तो धर्म परिवर्तन करके निकाह ये व्यक्ति कर रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और लड़की ने शिकायत की पुलिस को, पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। हालांकि इसका जो पिता है वो अभी फरार चल रहा है। और रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। रिंकू, आखिर ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के संपर्क में ये महिला कैसे आई और कैसे इसने इससे चंगुल छुड़ाते हुए पुलिस को शिकायत की? क्या है पूरा ये धर्म परिवर्तन का मामला? देखिए रोहित, बता दूं कि पूरा बदायूं के मोहल्ले का यहाँ पर जो महिला है, चलिए, रिंकू की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही कुछ तकनीकी खराबी के कारण। आगे बढ़ेंगे और महाराजगंज का रुख करेंगे। महाराजगंज में गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 24 में भैया फरेंदा चौराहे में सड़क चौड़ीकरण की जद में आकर 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और ब्रजेश गुप्ता हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, NH 24 का ये मामला है, क्या सड़क चौड़ीकरण की वजह से मकान कैसे भरभरा के गिर गया, क्या है पूरा मामला?
बिल्कुल आपको बता दें कि यह पूरा मामला गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 24 भैया फरेंदा का है, जहां पे जो है NH 24 जो PNC है उसके द्वारा जो है रोड निर्माण कराया जा रहा था, जहां पे जो है कल से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो मकान है, मकान के बगल की जो मिट्टी थी उसकी खुदाई चल रही थी। अचानक में 2 मंजिला छत गिर गया, जिसमें जो है समय रहते ही घर को खाली करा लिया गया था। हालांकि बड़ी घटना होने से बच गई। जी रोहित। तो क्या मकान के पीछे खुदाई भी चल? जी बिल्कुल आपको बता दें कि जो गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको 6 लेन बनाया जा रहा है, जिसमें जो है उस रोड चौड़ीकरण के लिए जो अतिक्रमण था उसको खाली करा लिया गया था ऑलरेडी पहले ही। लेकिन जो 2 मंजिला मकान था उसके बगल में काम चल ही रहा था, जिससे जो है बारिश कल से ही बारिश होने लगी और बारिश के कारण ही मकान गिरा। हालांकि जो परिजन है, परिजनों का आरोप है कि जो रोड निर्माण करा रहे हैं PNC के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा जो है हमारे घर के पास जो है सही निर्माण नहीं कराया गया। हमारा घर जो है रोड में नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा जो है उसको जो है वो निर्माण कराया जा रहा था। जी ब्रजेश, तो जिनका मकान गिरा है लापरवाही की वजह से, तो क्या वो मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं? बिल्कुल आपको बता दें जो परिजन हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि आप भी समझ सकते हैं कि जो लोग भी मकान है काफी परिश्रम से मकान बनाया जाता है, लेकिन 2 मंजिला मकान गिरने से परिजन भी हताहत हैं और परिजनों के पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। हालांकि इस बात को लेकर वो आज जिला अधिकारी से मिलेंगे और जिला अधिकारी से मिल के जो है इस बात को उनके सामने रखेंगे। ठीक है। बलिया जिले के चितबड़ा गांव में स्थित जमुना राम महाविद्यालय में छात्रों को बांटे जाने वाले टैबलेट के लिए कॉलेज ने छात्रों से 500 रुपये वसूले थे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की तुरंत जांच बैठा दी थी। मामले में जब कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की गई तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। छात्राओं का कहना था कि उन्होंने टैबलेट के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया, जो पैसा दिया गया वो बकाया फीस का था। समाचार के द्वारा हमको जानकारी हुआ कि इस तरह का प्रकरण जो है लोग उठाए, जो कि बेबुनियाद है। जांच भी उसमें क्लियर हो गया है। जो SDM साहब द्वारा जांच किया गया, बच्चों से भी बयान लिया गया, जो बिल्कुल जो है निराधार है। ये भ्रामक सूचना है। जो है बच्चियों से डायरेक्ट उनसे पूछा कि भाई जो आप लोग जो है फीस जमा किए हैं ये किस तरह का फीस है, तो हम लोग जो है या बच्चियाँ खुद ही बताई कि ये जो फीस लिया गया हम लोगों का बकाया शुल्क था, वो शुल्क लिया गया है। इटावा के थाना एकदिल क्षेत्र में अंग्रेजी देशी शराब के 3 ठेकों को गांव से हटवा लेकर सैकड़ों महिलाओं ने धरना दिया। महिलाओं का आरोप है कि नाबालिग बच्चों पर शराब का बुरा असर पड़ रहा है और युवा घर का कीमती सामान बेचकर शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करते हैं। वहीं धरने की सूचना पर पहुंची पुलिस महिलाओं को समझाने में जुट गई है, लेकिन महिलाएं ठेकों को हटाने की मांग पर अड़ी रहीं। महिलाएं इन पे परेशान है। महिलाएं नहीं बल्कि सभी छोटे छोटे बच्चों को भविष्य अंधकार में डूब रहा है। और यहाँ पे जहाँ ठेका चल रहा है, यहाँ पे काली को मंदिर, अस्पताल, स्कूल और बड़े स्कूल, डिग्री कॉलेज। मंदिर की ठेका से कितनी दूर आई होगी? ज़्यादा ज़्यादा 5 मीटर हो जाता, ज़्यादा दूर नहीं है, कम हो जाए। ठीक है। बताया जा रहा है कि दारू से कुछ तालाब में। हाँ, ये तो घटना है। एक लड़का खत्म हुआ, एक कल डूब गए है, भाई निकाल लोगे, जानकारी हुई। हाँ, एक कल एक दारू पी के भाई बचा लिया। जब इनकी समस्या है उनको समाधान किया जाएगा। जिस तरह से समस्या है उनका कहना है कि भीड़ चेक का समस्या हो जाती है। आप लोग सब समस्या ही है, पूरी पंचायत हमारी दुखी है। इनकी समस्या यह है कि ये बताया कि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से छेड़खानी वगैरह इस तरह का जो है, तो ये समस्या है, इनका समाधान किया जाएगा जिस तरह।